गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बैन ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स। तो ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट जो है वो रिजर्व कर ली है। पीआईएस जो फाइल की गई थी गवर्नमेंट के डिसीजन ऑफ अलाउइंग कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड जो जो है कमर्शियल रिलीज अलाउ कर दिया था गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट जितनी भी पीआईएल्स जो फाइल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट रिजर्व कर दी है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है ऑयल्स, वो ऑलरेडी जीएम क्रॉप से बने होते हैं, तो इंडिया में जीएम मस्टर्ड हम क्यों अप्रूव नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अपोज करेंगे तो हमारे फार्मर्स, कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज़ तीनों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाएंगे। तो जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं इसके बारे में अगर हम देखें तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में तो क्या होता है कि आप सेम ही स्पीशीज़ की जो है जो है स्पीशीज़ की जो सेम जीनस को जो है आप मतलब क्रॉस करते हो, मतलब एक ही क्रॉप के जो है अगर प्लांट का कर रहे हो तो दूसरे प्लांट का जो है वो आप जीन जो है वो इस एक पर्टिकुलर प्लांट में डालते हो, ठीक है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है जीनस बैरियर को आप लांघ जाते हो। इसमें क्या करते हो कि आपने अगर एक क्रॉप में जीन डालना है तो चाहे वो प्लांट का डालो, चाहे एनिमल का, चाहे सॉइल बैक्टीरियम का। जैसे जो बीटी कॉटन है उसमें सॉइल बैक्टीरियम का जीन यूज़ किया गया है ताकि जो है पिंक बॉलवॉर्म को वो के जो है जो है वो इम्यून हो जाए। बीटी ब्रिंजल जो है उसको फ्रूट और शूट बोरर से जो है वो रेजिस्ट करने के लिए जो है उसमें जो है जीन डाला गया है। जो सीड्स प्रोड्यूस की जाते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहते हैं। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एपेक्स बॉडी है जो अलाउ करती है कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। 2002 में इसको बनाया गया था। 2002 में इसने जो है रादर जीईएसी ने बीटी कॉटन को जो है वो अप्रूवल दे दिया था कमर्शियल रिलीज करने के लिए। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये काम करती है। 2017 में अगर हम देखें तो जीईएसी जो है उसने कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम मस्टर्ड जो है अलाउ किया था। अक्टूबर 2022 में जो है ये मुद्दा जब यूनियन मिनिस्ट्री ने यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2017 में वीटो किया उस डिसीजन को, तो 2022 में जीईएसी ने अगेन उस प्रपोजल को क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद जो कुछ पटिशनर्स हैं वो गवर्नमेंट के इस मूव को कि कमर्शलाइज़ किया जाए जीएम मस्टर्ड को, उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड रखा है वो भी देख लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का कहना है कि ऑयल सीड्स जो है उसकी कल्टीवेशन लगभग 302.3 लाख हेक्टेयर्स पर होती है। पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर आप हमको इसकी डिमांड को पूरा करना है या तो हम इंपोर्ट करें, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर भी जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑयल को बनाने के लिए। तो हम इंडिया में ही क्यों नहीं बना लेते हैं जीएम क्रॉप्स। मस्टर्ड हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल ऑयल में से आता है और ये जो है वाइटल है हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए और फॉरेन डिपेंडेंसी कम करने के लिए। जितनी भी जो मोस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि अर्जेंटीना, यूएस, ब्राज़ील, कनाडा, ये सब जीएम क्रॉप्स जो हैं उसी का ये ऑयल जो है आगे हमको एक्सपोर्ट करती है, हम उनसे इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा प्राइस पर, क्योंकि हमारे इंडिया में ही जो है अलाउड ही नहीं है इनको बनाना जीएम ऑयल सीड्स को। इसी की वजह से जो है अगर हम देखें तो इकोनॉमिक लॉसेस लगभग 11 बिलियन डॉलर के हो रहे हैं, ठीक है। जो वीड्स जो हैं जिससे खतरा होता है मस्टर्ड को, लगभग 11 बिलियन डॉलर का नुकसान करते हैं। हर्बिसाइड जो यूज़ करने पड़ रहे हैं उसके लिए वो 4500 करोड़ रुपए के करीब जो है उसका खर्चा आता है। ये सारा खर्चा बच सकता है अगर हम जीएम मस्टर्ड को कमर्शियली यूज़ करना शुरू करें तो, ठीक है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट ऑयल बेरिंग ऑयल सीड्स हैं इंडिया में, तो इसलिए मस्टर्ड पर ये करने को, धारा मस्टर्ड को अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो राइज पर है, इसलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डॉक्टर्स को कहा है कि आपको एग्जैक्ट रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आप इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को इस पेशेंट को लिख रहे हो। और जितने भी फार्मासिस्ट या जो केमिस्ट्स हैं उनको कहा गया है कि शेड्यूल एच और H1 ड्रग्स जो हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंदर उनको जो है उनकी आप ओवर द काउंटर सेल को आपने रोकना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एंटीबायोटिक्स जो है उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो और ज़्यादा आगे ना बढ़े। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, एंटीवायरल्स हो, एंटी फंगल हो, एंटी पैरासिटिक हो, ये वो मेडिसिन हैं जिनसे कि इन्फेक्शन जो है ह्यूमन में रोकी जा सकती है
एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होती है जब ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी या पैरासाइट्स अपने जो है फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, और ये मेडिसिन्स इनके ऊपर काम करना जब बंद कर देती हैं, तब इनको उसको हम कहते हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं ये पर्टिकुलर पैथोजेंस। ठीक है, लगभग 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ्स जो है वो इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई 2019 में। और कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ तो ऑफ कोर्स क्लियर हैं कि माइक्रोब्स जो हैं या तो वो मरेंगे, अगर वो नहीं मरे तो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे उस पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट, और जब वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे तो उनकी जो वो सर्वाइवर स्पीशीज़ है ये अपने आप को रेप्लिकेट करके डोमिनेंट टाइप बन जाएगी उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का। ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत तेज़ी से, अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशंस में म्यूटेट होके, और जब अननेसेसरी और इनजुडिशियस यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक का या फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस का, तो ये जो बैक्टीरियल स्टेन्स हैं ये मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा तंग किनको करते हैं? जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, वो इन इन्फेक्शंस को सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। एग्रीकल्चर यूज़ में भी जो है हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर फीड में भी एंटीबायोटिक्स का जो है वो बिल्कुल बिना किसी सोच के इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं हमारे पास, कैसे इसको रोका जा सकता है? तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल पर ध्यान दो रादर देन क्योर के ऊपर, है ना? पहले ही रोक लो आप, इन्फेक्शन होने ही ना दो। ठीक है, वैक्सीनेशंस जो है वो करो। फिर जो ये एंटीबायोटिक्स फार्मिंग में यूज़ की जा रही हैं बहुत तेज़ी से, इसको रोकना ज़रूरी है। फिर एंटीबायोटिक्स जब अगर ज़रूरी नहीं है ह्यूमन के लिए, तब उसको रिकमेंड मत करो। ठीक है, और न्यू इन्वेस्टमेंट्स करो, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो न्यू रिसर्च के ऊपर कि कैसे न्यू एंटीबायोटिक्स हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि जो है हम उन वायरसेस या उन बैक्टीरिया से लड़ सकें जो कि रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत से जो है वो मेजर्स लिए हैं, जैसे सर्वेलेंस नेटवर्क बनाया है 36 साइट्स में, फिर नेशनल एक्शन प्लान बनाया है कंटेन करने का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। 30 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वहाँ पर ICMR ने सर्वेलेंस और रिसर्च नेटवर्क बनाया है। मेडिकल रिसर्च को भी AMR के कंटेक्स्ट में जो है वो डील करने के लिए ICMR रिसर्च कर रहा है। एक रेड लाइन कैंपेन चलाया है जिसमें लोगों को अर्ज किया जाता है कि जो रेड लाइन की जो मेडिसिन हैं उसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लो, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने एक इम्प्रोवाइज डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर बनाया है जिसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ हैं। ये फिशरमैन जो होते हैं सी पर, उनको इमरजेंसी मैसेजेस फिशिंग बोट से भेजने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2010 से ये ऑपरेशनल है डिस्ट्रेस अलर्ट्स ट्रांसमीटर। ये इमरजेंसी मैसेजेस भेजने को उनको हेल्प करता है फिशरमैन को उनके फिशिंग बोट से। फिर ये मैसेजेस जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू एक सेंट्रल कंट्रोल स्टेशन पर जाते हैं, जो कि आगे फिर मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, फिर उसके बेसिस पर सर्च और रेस्क्यू मिशन किया जाता है। अब जो ये सेकेंड जनरेशन डैट बनाया गया है, इसमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो कुछ ज़्यादा है थोड़ी, है ना? जैसे कि एक्नॉलेजमेंट भी दी जाएगी जब फिशरमैन कोई मैसेज भेजता है इमरजेंसी का, तो उसको एक्नॉलेजमेंट भी भेजी जाएगी रिप्लाई में कि यस हमने आपका मैसेज रिसीव कर लिया और हेल्प ऑन द वे है। फिर पोटेंशियल फिशिंग जोन्स के बारे में भी जो है रेगुलर इंटरवल्स पर फिशरमैन को इसके थ्रू बताया जा सकेगा, और जो है मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी ब्लूटूथ के थ्रू जो है कनेक्ट कर पाएंगे फिशरमैन इस सेकेंड जनरेशन डैट को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को अर्ज कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड लीवाई है उसको आप सस्पेंड कर दो जब तक एग्जिस्टिंग कॉर्पस जो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तो यूसॉफ जो है इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था 2003 में। ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो रूरल और रिमोट एरियाज़ में भी फैलाई जा सकें। तो यूसॉफ बेसिकली सब्सिडी सपोर्ट देता है और इंसेंटिवाइज करता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, अगर वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ऐसे एरियाज़ में, रूरल या रिमोट एरियाज़ में फैलाते हैं तो। ठीक है, जो इसमें पैसा आता है वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट एक यूनिवर्सल सर्विस लिवाई जो है वो ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर लगाती है अराउंड 5% के आसपास, और वो पैसा जो है वो इकट्ठा होता है और उसके बेसिस पर ही ये सब्सिडी दी जाती है। यूसोफ जो है उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर हेड करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक अटैच्ड ऑफिस होता है ये ऑफ कोर्स। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ़ंड क्या है?
यूसॉफ जो है ऑफिशियली इसको रीनेम कर दिया गया 2022 में, अंडर टेक्नोलॉजी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की तरह बना दिया गया इसको। डोमेस्टिक कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को ये और भी हेल्प करता है ताकि अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज रूरल और रिमोट एरियाज़ में फैलाई जा सके। यूसॉफ जो है वो इंडियन एंटिटीज़ को ग्रांट्स भी देता है अगर वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज जो है इंडक्ट करते हैं तो, ठीक है, टेलर मेड जो हो कि हमारे डोमेस्टिक नीड्स को टेलर मेड हो, ठीक है। तो स्कूल्स हो गए या जो है आपके इकोसिस्टम जो रिसर्च का है, अगर वो इंडिया में बढ़ाना है तो उसके लिए भी इस पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में आता है, जिसको हम यूस ऑफ कहते थे पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जगन्नाथ टेम्पल। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर जो है वो अभी इनाग्रेट किया है पुरी में, उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो विष्णु को डेडिकेटेड है। किंग अनंत वर्मन छोदगंगा देवा ने इसको बनाया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के 12th सेंचुरी में। कलिंग आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है ये ऑफ कोर्स। और इसमें आइडल्स रखे गए हैं जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ के, बालभद्र के और सुभद्रा माता के, ठीक है। रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है सेकेंड डे ऑफ लूनर मंथ ऑफ अशद में, जून जुलाई के आसपास पड़ती है और 9 दिन तक ये रथ यात्रा चलती है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलिगाज एंड येरावास। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फॉरगॉटन ट्रेल्स फॉराजिंग वाइल्ड एडिबल्स जो कि मेलामलिमिया निंगोम्बी ने लिखी है, और उसमें जो है सोलिगाज और येरावा ट्राइब्स के जो है फूड के बारे में बात की गई है। सोलिगाज और येरावास जो हैं ये इंडिजिनस ग्रुप्स हैं जो कि कावेरी बेसिन के आसपास रहते हैं। बहुत ही ओल्ड इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं ये। सोलिगास खासकर कर्नाटका में जो है ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं कर्नाटका के। ये बीलीगिरी रानगाना हिल्स और माले महादेश्वर के पास जो है पेरिफेरल फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं। ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि एक कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व में इंडिया में रहती है, और इनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको एक कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू भी रिकॉग्नाइज किया गया है। येरेवास कौन है? ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के पास में रहते हैं, और ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में भी जो है सेटल्ड है। इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज भी है रेवुला। मशरूम्स इनकी डाइट का पार्ट बन जाते हैं ड्यूरिंग मानसून्स। लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि जो ये दोनों सोलिगाज और येरेवास हैं, इनका सर्वाइवल अफेक्ट हुआ है लैंड यूज़ और शिफ्टिंग पॉलिसीज़ की वजह से, उसमें चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुरुवायूर टेम्पल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो है वो भी रिसेंटली 2 डे विजिट ऑफ केरला गए थे, जहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण टेम्पल गुरावयूर में विजिट भी किया। गुरावयूर जो टेम्पल है वो, उसको हम द्वारका ऑफ साउथ भी कहते हैं, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और यंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा भी यहाँ पर है। तो ये टेम्पल जो है वैसे तो कहा गया है रिकॉर्ड्स के मुताबिक कि 17th सेंचुरी का है थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, लेकिन इसके जो लेजेंड्स हैं वो कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना टेम्पल है। ये टेम्पल जो है वो केरला आर्किटेक्चरल स्टाइल में बिल्ट है। इसके जो वॉल है सेंक्टम सेंक्टोरम की, उसमें 17th सेंचुरी मुराल्स लगे हुए हैं, और पुन्नथौर कोटा एलिफेंट सेंचुरी जहाँ पर 56 एलिफेंट्स रहते हैं, वो बिल्कुल इसके टेम्पल के क्लोज में है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is ban on commercialization of GM crops. This topic is important for your environment and economy section. So Supreme Court has recently reserved its judgment on PIIs which were filed against the government's decision to allow commercialization of GM mustard, variant Dhara mustard. So government told Supreme Court that India is already importing oils made from GM crops which are already approved in several countries from which we are importing these oil seeds or oils. So if we continue to oppose this technology, then it would be harmful for our farmers, consumers, and industry. Okay, so what is GM crop? We have to understand the basics first. So conventional plant breeding generally involves crossing species of the same genus, but in genetic engineering you even transcend the genus barrier by introducing an alien gene of another species. So for example, in BT cotton, the alien gene from a soil bacterium has been used so as to make it resistant against pink bollworm pest. Okay, so seeds produced using this genetic engineering are also called are actually called the genetically modified seeds. And in India, BT brinjal is also being used
Of course, it has not been approved as of now, but it is also used, it is being uh, researched upon to resist attacks of fruit and shoot borer. Okay, so what is the legal position of genetically modified crops in India? So as per the law, genetic engineering appraisal committee under the Environment Protection Act of 1989 is the apex body which allows for the commercial release of GM crops, and in 2002 the GEAC had allowed the commercial release of BT cotton. Okay, so what is the background of GM mustard? So actually in 2017 GEAC had cleared the proposal for commercial cultivation of GM mustard, but it was vetoed by the Union Environment Ministry at that time. But in October 2022, GEAC again cleared this proposal for commercial cultivation of GM mustard. Okay, but later several petitioners entered the Supreme Court and they filed petitions against this government's move to commercially release this Dhara mustard. But now, what is the stand of government in the Supreme Court? The government is saying that cultivation of oil seeds is increasing in India, and the per capita oil consumption has also risen. We have a total edible oil demand which was met through imports worth about 1.15 lakh crore rupees. So it we are already importing oils from outside which have been made through using genetically modified crops, but the same is facility is not available in India. Mustard is the most important edible oil and seed meal of crop of India, and it is vital for ensuring food security while reducing foreign dependency. Most exporting countries like Argentina, US, Brazil, and Canada, they cultivate GM crops and then they export that oil to India. Okay, so the purpose gets stands defeated here. Okay, and India's annual economic losses of crops due to weeds is about $11 billion or 1 lakh crore rupees. This government has also highlighted that annual value of herbicide currently being used in India is about 4,500 crore rupees. Okay, so mustard is one of the highest oil bearing of oil seeds in India. That's why it is important that domestic production of edible oils can be met, or the demand can be met by uh, giving Dhara mustard a chance. Okay, so the next topic is antimicrobial resistance. This topic is important for your governance section. So with antimicrobial resistance on the rise, Union Health Ministry has urged doctors to write down the exact reason why they are prescribing that antibiotics. Okay, so Director General of Health Services has also appealed to all pharmacists or the chemists that they should strictly implement the Schedule H and H1 of the drugs and cosmetic rules and stop over the counter sale of these antibiotics and sell them only on the prescription of a qualified doctor. Okay, so what is antimicrobial resistance? So generally antimicrobials include antibiotics, antivirals, antifungals, and antiparasitic. These are the medicines which are used to prevent and treat infections in humans, animals, and plants. So antimicrobial resistance occurs when bacteria, viruses, fungi, parasites, they change themselves over time and they stop responding to medicines which are being used to treat them. Okay, so antimicrobial resistance, especially the bacterial one, was directly responsible for about 1.27 million global deaths in 2019. Okay, so what are the causes of this AMR? AMR, basically what you think is that whenever you give a medicine, either the microbe would get killed, or if it fails to if the medicine fails to kill that microbe, then this microbe will carry resistance gene and it will survive. These survivors will start now replicating and their progeny will quickly become the dominant type of a microbial population, and they would evolve rapidly and they would adapt quickly to the new environmental conditions. So why is it happening? Because unnecessary and injudicious use of antibiotic fixed dose combinations are happening. Critically ill patients are more susceptible to such infections, and apart from that, even in agriculture sector, um, adding antibiotics to the agriculture feed is promoting drug resistance. So what are the intervention strategies? Of course, first we have to understand that infection needs prevention and control rather than straightly going for cure. Okay, so we should also prevent these infections through vaccinations, and this increased use of antibiotics in farming needs to be stopped. Minimize the use of antibiotics, especially when they are not necessary to improve human health, and maintain investment in the development of new antibiotics so that the old ones would continue to get irrelevant. We should have new antibiotics to deal with these microbes.
So government is also not sitting idly. It has a surveillance network for AMR in state medical colleges, and there is also national action plan on containment of AMR. There is a AMR surveillance and research network comprising of 30 tertiary care hospitals, both private and government. And government is also strengthening medical research in AMR. Red line campaign has been launched to urge people not to use medicines marked with a red vertical line. Okay. So the next topic is distress alert transmitter. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has recently developed an improvised distress alert transmitter with advanced capabilities and features for the fishermen at sea to send emergency messages from fishing boats. So the first version is already operational since 2010, and the fishermen use these distress alert transmitters or DAT to send emergency messages from fishing boats, which are sent through a communication satellite and received by a central control center or station, which is then forwarded to maritime rescue coordination centers and Indian Coast Guard, who undertake the search and rescue operations. Then what is new with this second generation DAT? So this would have the facility to send back acknowledgement to the fisherman also that yes, your distress message has been received and the help is on the way. Okay, that the second generation would DAT would also have the capability to receive messages from control centers, and it would also continuously inform the fisherman about potential fishing zones also. That second generation can also be connected to mobile phones using Bluetooth. Okay. So the next topic is Universal Service Obligation Fund. This topic is important for your economy section. So telecom service providers have urged the Ministry of Finance to suspend the Universal Service Obligation Fund levy until the existing corpus is exhausted. So USOF was set up by an Act of Parliament in December 2003 by amending the Indian Telegraph Act of 1885. The objective of USOF is to provide access to telecom services in a non-discriminatory manner. So basically this levy is done so that the money collected can be used to subsidize the telecom service providers who are expanding telecommunication services in the rural and remote areas. So government imposes a universal service levy on the gross revenue of telecom companies, about 5% of the adjusted gross revenue, and this is then transferred to this USOF, which is headed by an administrator. It is of course a part of the Department of Telecommunication, and then it is used for subsidizing operations. It has been renamed as to the Telecom Technology Development Fund since 2022, and it is aimed at domestic companies and institutions so that we can enable affordable broadband and mobile services in rural and remote areas. So this use of now is also being used to grant subsidies or to make grants to encourage domestic companies who are making indigenous technologies tailor made for our domestic needs. USOF is also helping develop standards to meet countrywide requirements and creating an ecosystem for research, design, prototyping, and uh, concept proof of concept testing. Okay. So the next topic is Jagannath Temple. This topic is important for your art and culture section. So recently, Chief Minister of Odisha has unveiled the heritage corridor around the Jagannath Temple in Puri. So this temple is dedicated to Lord Jagannath, a form of Vishnu. So this temple was built during the reign of King Anantvarman Chodaganga Deva, who belonged to the Eastern Ganga dynasty in 12th century. This temple is a striking example of Kalinga architecture, and the sanctum sanctorum of this temple houses the idols of Lord Jagannath, Balbhadra, and Mata Subhadra. So Rath Yatra is a Hindu festival associated with this temple, which begins on the second day of the Ashad month and lasts for about 9 days. Okay. So the next topic is Soligas and Yeravas. This topic is important for your social issues. So the recently launched Forgotten Trails Foraging Wild Edibles, authored by Melemeldinima Ningombi, has chronicled the foods which Soligas and Yereva tribes forage from the forests. So these Soligas and Yeravas are indigenous groups. They live in the Kaveri Basin. Soligas especially are one of the oldest indigenous communities in the country, and they are the original inhabitants of Karnataka. So they reside in peripheral forest areas near Biligiri Rangana Hills and Male Mahadeshwara.
and they are the first tribal community living inside the core of a tiger reserve. Similarly, Yerawas, they come from the state of Kerala, Wayanad district, and they have settled in Kodagu district of Karnataka. They speak their own language called Rabula. Mushrooms have become a part of their diet during monsoon season, especially. But now, both Soligas and Yerevas, they depend on their survival is now being affected by changes in land use and shifting policies. So the next topic is Guruvayur Temple. This topic is again important for your art and culture section. So PM Modi, who was on a 2-day visit to Kerala, offered prayers at Sri Krishna Temple, Guruvayur, recently. So Guruvayur Sri Krishna Swami Temple, also known as the Dwarka of the South, is dedicated to Lord Vishnu and the young form of Lord Krishna. So this is located in the small town of Guruvayur in the Thrissur district of Kerala. The temple records say that this temple dates back to 17th century, but other literary texts also say that this temple may be as old as 5,000 years old. Okay, so this temple is built in the traditional Kerala architectural style, and the wall of the sanctum sanctorum is decked with ancient 17th century murals. This temple is also noted for being home to a large population of captive male Asian elephants. In fact, Punathur Kota Elephant Sanctuary, where 56 elephants live, is very close to this temple. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.